तो ठीक है रोहित जी, लेकिन आप जिस दल से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, पिछले काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है, कुछ चिन्हित मुकदमों को लेकर, कुछ अन्य तथ्यों को लेकर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं ये कह दूं कि कांग्रेस एक विकल्प नहीं, एक सही चुनाव भी है। कि किसी खास वर्ग के प्रति आपकी जो नाराजगी है, वो नाराजगी क्यों है और ये खास वर्ग है कौन? अक्सर आपकी बातों में नाराजगी देखने को मिलती है, तो ये मीडिया का बहुत आसान होता है उस बंदे के बारे में टिप्पणी कर देना जो कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बहुत ही आसान होता है 2 व्हाट्सएप और 2 फेसबुक जोक पढ़ करके यूं ही किसी को पप्पू बुला लेना। यूं तो राजनीति के मैदान में मिलने बिछड़ने का दौर सदा चलता ही रहता है। यह अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब एक दल के नेता किसी दूसरे दल में जुड़ते हैं, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती या यूं कहे कि एक प्रथा है। राजनीति के भले के लिए आस तब जगती है जब कोई शिक्षाविद राजनीति के मैदान में कूद पड़ता है। आस जगती है कि राजनीति एक नई करवट लेगा। ये बात और है कि कभी कभी ये आशाएं निराशाओं में तब्दील हो जाती है। कभी कभी सोची हुई बातें सही नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं सोचते और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, वो अचानक से राजनीति का रुख बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं सितेश चौधरी और आप देख रहे हैं खबर दरभंगा। आज हमने अपने चैनल के माध्यम से एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है जीवन मंच। अपने कार्यक्रम के प्रथम एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस सेवा दल के सक्रिय सदस्य श्री रोहित सिंह को। श्री रोहित सिंह का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें थोड़ा सा समय दिया, कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए, अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता में राजनीति के प्रति जागृति लाने के लिए। तो एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं श्री रोहित सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री रोहित सिंह हमारे कार्यक्रम के पहले एपिसोड में। हमारे इस चैनल खबर दरभंगा पर आज से हमने जीवन मंच नामक इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका आज पहला एपिसोड है। इसमें हम बारी बारी से प्रत्येक क्षेत्र की नामचीन हस्तियों को अपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आज हमने पहले एपिसोड के लिए महानुभाव श्रीमान रोहित सिंह जी का चयन किया है। ये कांग्रेस के नेता हैं, मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है रोहित सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को भी जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको एक बार नमस्कार। क्योंकि आपने अपने महत्वपूर्ण समय से थोड़ा सा समय निकाल कर हमें दिया है, तो हम आपके इस समय को व्यर्थ न करते हुए सीधा प्रश्न पूछने पर आएंगे, जो कि हमारे इस कार्यक्रम का आधार है। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आपने कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में चुना, जबकि आज के दृष्टिकोण को देखते हुए कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां विकल्प के रूप में बन सकती थी, जैसे बीजेपी है, आरजेडी है, लेकिन आपने कांग्रेस को ही विकल्प के रूप में चुना, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद सितेश जी, सबसे पहले इस चैनल पे मुझे आमंत्रण करने का और आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए। फिर से एक बार चैनल और श्री सितेश जी का धन्यवाद हूँ जी। देखिए, जहाँ तक एक आम इंसान की बात होती है, जहाँ एक आम इंसान परिभाषित होता है, मैं भी शायद, या फिर यूं कहूँ कि मैं भी उसी परिभाषा में शामिल होता हूँ। एक रोजमर्रा की जिंदगी, उससे अर्जित कुछ सीमित आय, उससे जुड़ी कुछ सीमित साधन, और उन्हीं सीमित तथ्यों को लेकर के एक असीमित खुशहाल परिवार की तलाश।
मैं सोचता हूँ इस तरह का ख्वाब प्रत्येक भारतीय का है। और मैं जिस समाज से आता हूँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मेरे तबके के करीब 65% से ऊपर आबादी इस देश के इसी तबके को बिलोंग करते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और बीते कुछ वर्षों में, या फिर यूं कहें बीते कुछ समय में, इनकी संख्या और बढ़ सी गई है। आपने कहा कि समस्या क्या थी कि जो हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और कांग्रेस से विकल्प क्यों। पहले मैं ये कह दूं कि कांग्रेस एक विकल्प नहीं, एक सही चुनाव भी है, जो कि सिर्फ मेरा ही नहीं, आज के वातावरण में प्रत्येक उस भारतीय का होना चाहिए जो कि इस 65% आबादी को दर्शाता है। सर जरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे, हमारे दर्शक ये जानने को उत्सुक हैं कि आपने अपनी समस्याएं कांग्रेस के ही समक्ष क्यों रखी। पार्टियां तो कई सारी हैं। अगर सीधे लहजे में बात को रखूं तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से महामारी आई, पूरा देश हिल गया, बहुत सारी नीतियां थीं, सरकारी भी गैर सरकारी भी, कुछ कामयाब साबित हुई, कुछ अपना असर दिखा पाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं रही। तो इन सब चीज़ों से जो परेशानियां उत्पन्न हुई, और इन परेशानियों के कारण जो समाज का जो तबका अफेक्टेड हुआ, द पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन दैट वाज अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अ लीडिंग मिस्टेक, मैं उस तबके को बिलोंग करता हूँ, तो असर हम पर भी आया। हम रोजमर्रा में कमाने वाले लोग हैं साहब, जीवन को पार्जन के लिए हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। इस महामारी के कारण एजुकेशन का जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो बिहार की बात हो रही हो, या फिर महाराष्ट्र की बात हो रही हो, या फिर कर्नाटक की बात हो रही हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बातें नहीं रख रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया सितेश जी, और अपने दर्शकों को भी कह दिया आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरी आम समस्याएं थी, और आम बातों को रखने के लिए ही मैंने एक मंच को तलाशा। जिस तरह बेरोजगारी का दंश आया, आगे हम जैसों की भविष्य कार्य प्रणाली को लेकर डगमग सी दिखाई दे रही है, क्योंकि समय समय पर स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये निर्णय सही है या गलत, क्योंकि जिस आम आदमी के स्तर पर मैं खड़ा हूँ, उस स्तर से ये बात कहना शायद छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उसका असर मुझ पर हुआ। मैं एक आम इंसान हूँ, इसलिए असर आप तक बांटना चाहता था, उसके लिए एक मंच खोज रहा था। ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ कांग्रेस के दफ्तर ही फोन लगाए या कांग्रेस से जुड़े लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देश के बहुत कुछ बड़े पार्टियों के नंबर निकाले हमने गूगल से, इंटरनेट से। कहते हैं दिस इज 2021, दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेटिव युग, ये 2021 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। तो एक पढ़ा लिखा बंदा होने के नाते मैंने भी उसकी सुविधा उठाई, जो सरकार दे रही है हमारी 4G की सुविधा, मैंने उसकी सुविधा उठाई और विभिन्न दफ्तरों का नंबर हमने तलाशा। साहब नंबर तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ डायल करने के बाद ही कट जाते थे, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अधिकारियों से बात करने से ऐसा लगता था कि जैसे आम लोगों के लिए उनके पास कुछ उतना समय सा नहीं, समय है पर उतना समय सा नहीं। एक आम आदमी परेशान था इन सब चीजों से, और उसी आम आदमी में मैं भी आता हूँ। हम लोगों ने 2005 में सिविल सर्विस की परीक्षाएं दी। उस वक्त इतिहास का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और आज भी हमारा पसंदीदा विषय राष्ट्रीय आंदोलन ही है, जिसे मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने यह पाया है अब तक में कि जब कोई स्थिति इतनी दब सी जाती है ना कि अब बर्दाश्त कर पाने की क्षमता न रह पाए, तभी आंदोलन होता है। और यह आंदोलन यदि शांतिपूर्ण तरीके से हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति के स्तर से हो, तो मैं समझता हूँ हम सबकी जो एक व्यक्तिगत समस्या है अलग अलग, अगर उसे एकजुट होकर के इकट्ठा लड़ा जाए, जैसा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के विचार हैं, उनकी विचारधारा के तहत किया जाए, तो निश्चित रूप से
आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि फिर किसी रोहित को ज़रूरत नहीं होगी किसी राजनीतिक दफ्तर के नंबर को लगाने की और अपनी शिकायतें वहां तक पहुंचाने की। कांग्रेस की कार्यप्रणाली कुछ इस तरह से रही कि जैसे मैंने उन लोगों को अप्रोच किया, लोगों ने मेरी बातें सुनी। भले ही पार्टी आज सत्ता में नहीं है, परंतु उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि स्थिति सुधरेगी और मुझे पर्सनल पहलू पे, जैसे बच्चों की शिक्षा में और कैसे सुधार ला सकूं, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, इसी में एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए गवर्नमेंट के सिलेक्शन के। तो चूंकि मेरी आजीविका इसी क्षेत्र से जुड़ी है और मैं जिस क्षेत्र से भी जुड़ता हूँ, मैं मानता हूँ दिल और आत्मा अगर दोनों उसी क्षेत्र में लगा दिया जाए तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। इसी क्रम में अपने कुछ विद्यार्थियों के लिए भी चिंतित रहता हूँ, क्योंकि अब संपर्क टूट सा गया है और हो नहीं पा रहा है। करीब व्यक्तिगत रूप से भी मुझे काफ़ी सहायता मिली जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद कुमार मुकुल जी। मैं आपके चैनल से, क्योंकि आपका चैनल पूरे देश देखता है, सभी लोग देखते हैं, मैं सभी लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो कार्य कौशल इतनी जल्दी और इतनी गुणवत्ता हमने मुजफ्फरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मुकुल जी में देखा, उस आधार पर वो सब तो ठीक है रोहित जी, लेकिन आप जिस दल से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, पिछले काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है, कुछ चिन्हित मुकदमों को लेकर, कुछ अन्य तथ्यों को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी एक भूमिका रहती है जो कि हमेशा कार्यरत रहती है, और कुछ लोग इसी भूमिका का गलत उपयोग करते हुए गलत प्रचार तंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे कि न सिर्फ हमारी चुनावी व्यवस्था बल्कि हमारी समाज की जो व्यवस्था है सरकार के प्रति, वह भी छवि धूमिल होती है। तो मैं इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करूंगा कि कभी भी कांग्रेस या फिर कांग्रेस से द्वारा जब भी सरकार बनी है तब उन्होंने किसी चीज़ों को मैनिपुलेट किया या फिर चीज़ों को गलत बताकर देश के सामने रखा है। सर, मैं मनगढ़ंत या भ्रामक अफवाहों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे मुकदमे की बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण स्वरूप आप ऐसे मुकदमे को ले सकते हैं जिसकी चर्चा देश भर में व्यापक स्तर पर हुई है, साथ ही पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर हो रही है, जैसे साहबानों का केस। जैसा कि मैंने आपके माध्यम से दर्शकों को कहा, आपको भी कहा कि सबसे पहले ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने का। तो किसी भी चीज़ पे तुरंत निर्णय देने से पहले हम लोगों को अपनी सोच धरातल पर लानी होगी। एक समतल स्थिति के लाने के बाद ही हम किसी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपने इतिहास का एक तथ्य उठाया है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, जो कि जैसा आपका कहना है कि समाज में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, तो मैं थोड़ी सी आपकी ज्ञान या जानकारी फिर से इतिहास में पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब वर्ष 1931 का वर्ष था, 1930 गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, भगत सिंह और उनके साथी जेल में बंद थे। मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह इस देश में परिचय के मोहताज ना अब है ना उस वक्त थे। बिल्कुल। उनकी कुर्बानी और उनकी शहीदी जो उन्होंने देश के प्रति किया, उनको मेरा नमन है। जी जी। और न सिर्फ मैं, पूरा भारत देश करता है। जिस वक्त वो जेल में थे और भूख हड़ताल कर रहे थे, उस वक्त अखबारों की सुर्खियां उनके खबरों से भरी पड़ी रहती थी। एंड आई हैव गॉट द डाटास, कुछ डाटास भी हैं जो आप जाके भी देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर संग्रहालयों में, आज भी पड़ी हैं। आजकल तो गूगल में, जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का युग है, तो इजिली एक्सेसिबल है, मुफ्त में आप सर्च कर सकते हैं। उस समय से जुड़े दस्तावेज, जो जेलर की चिट्ठियाँ थी, या फिर भगत सिंह ने जेल से जो अपने परिवार वालों को खत लिखा या फिर अपनी पार्टी को जो खत लिखा, सारा चीज़ आज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो स्थिति इस वक्त देश की यह थी कि एक तरफ भगत सिंह अपने साथियों के साथ जेल में बंद थे और देश का बच्चा बच्चा उनके बारे में रोज की खबर ले रहा था। एक नेशनल हीरो का दर्जा उन्हें मिल चुका था, जो कि मिलना भी चाहिए, जितना कार्य उन्होंने किया। उस वक्त जब गांधी जी इंग्लैंड के गोलमेज सम्मेलन में गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए, तब उस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में बात थी कि गांधी जी जब इंग्लैंड जाएंगे तो भगत सिंह जी के बारे में बातें जरूर रखेंगे और ब्रिटिश हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा रद्द कर दी जाए
या फिर उनकी सजा को घटा दिया जाए। ऐसा मैं नहीं, इतिहास कहता है, आप उठा करके देख लें। जी बिल्कुल। जिन इतिहास के पुस्तकों से आपने शाहबानो जी का मुकदमा उठाया, उसी प्रकाश में मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर से मैं कह दूं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया, क्योंकि अगर जनता में, लोगों में, अगर मैं कह रहा हूँ, वैसे मुझे तो लगता नहीं, लेकिन अगर जनता में, लोगों में इस मुकदमे या इस तरह की बातों को लेकर कोई गलत फहमी है तो क्लियर होनी चाहिए। नहीं सर, गलत फहमियां तो हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है इस केस को लेकर। तब जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधारों के ऊपर चर्चाएं की, बातें रखी, अपनी डिमांडों को रखा, लेकिन उन डिमांडों में कहीं भी भगत सिंह का जिक्र नहीं था। जब गांधी जी वापस लौट करके आए ना, तो दाग तो उनके चरित्र में भी उस वक्त लगा कि शायद गांधी जी ने ही भगत सिंह का बारे में कोई चर्चा नहीं उठाई। अगर वो उठाए होते तो शायद कुछ परिवर्तन होता। कुछ लोगों ने तो अपने कलमों की स्याही से तुरंत यह भी लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, आप पुस्तकें उठा के देख सकते हैं इतिहास की। कुछ लोगों ने अपनी कलम की स्याही के माध्यम से यह तक लिख डाला कि गांधी जी भगत सिंह की लोकप्रियता से घबरा से गए थे। तो लोकतांत्रिक देश है, अपने विचार को व्यक्त करने से कोई रोक नहीं सकता, तो उस वक्त भी लोगों ने किया। और मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा, ब्रिटिश की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त भी अपने विचारों को रखने की इतनी आजादी थी जितनी शायद हमें आज देखने को नहीं मिलती है। शायद ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, जनता सुन रही है, वो निर्धारित कर सकती है। जैसा मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस किसी की आलोचना करने में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस अपने कार्यों पर बल देने में और सुधारात्मक कार्यों को करने में विश्वास रखती है। तो दाग तो उस वक्त भी गांधी जी ने उठा, लेकिन अगर विस्तार से देखा जाए ना, तो गांधी जी ने ऐसा स्टेप शायद इसलिए उठाया, शायद वो कि भगत सिंह की मानसिकता से, और भगत सिंह जिस तरीके से देश को आजाद कराना चाहते थे गन पॉइंट पे, देश का बच्चा बच्चा उनके सिद्धांत को फॉलो कर रहा था। अगर उस वक्त भगत सिंह शायद जेल से बाहर आ जाते, जो कि स्वतः वो खुद भी नहीं चाहते थे, अगर भगत सिंह बाहर आ जाते तो शायद गांधी जी की नजर से ऐसी बात थी कि भगत सिंह के द्वारा रखी जाने वाली और पाली जाने वाली विचारधारा का व्यापक रूप से विस्तार होगा इस देश में। शायद बच्चा बच्चा ही आजादी पाने के लिए हथियार का प्रयोग ना करे। और चूंकि गांधी जी विश्व भ्रमण किए हुए थे, तब वो जानते थे कि जब किसी भी देश का, चाहे वो देश कोई भी हो, जब वहां का सर्वोच्च अधिकारी अगर डिक्टेटरशिप आ जाए ना, एक ही सिद्धांत को फॉलो करने लगे, तब वो कंट्री कभी भी डेवलपमेंट की कगार पे नहीं बढ़ सकता है। हिस्ट्री में एग्जांपल है, हिटलर, ये भी बहुत बड़ा देशभक्त था अपने देश के प्रति, लेकिन हिटलर के नेतृत्व में चलने पर जर्मनी का क्या हाल हुआ। और फिर से मैं कह दूं कि सोचने का नजरिया बदलना होगा। कुछ मीडिया के लोग या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि इसमें कमी कहाँ खोजी जा सके, तो उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि तुरंत ये बात नहीं कह दीजिएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तुरंत भगत सिंह की तुलना हिटलर से कर दी। प्लीज, देश को 2021 में आगे बढ़ने के लिए इन सब न्यूज क्या, इन सब तथ्यों को और इन सब गॉसिप्स की आज जरूरत नहीं है, ऊपर उठने की जरूरत है। और यह काम मीडिया और मीडिया के द्वारा ही किया जा सकता है। हमारा देश, या यूं कहें कि पूरा विश्व जो है वो एक महामारी का दंश झेल रहा है। कुछ देश उससे बाहर भी निकल चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था या अन्य सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ चुकी है, पर हमारा भारत अभी भी फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं इस महामारी के चंगुल में अभी भी फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे कौन से तत्व और साधन नजर आते हैं जिनको कि लगभग नकार दिया गया है या उनका बहुत कम मतलब उनका उपयोग हो सका है? ऐसे कौन से साधन हैं, इस पर प्रकाश डालें सर। सिद्धेश जी, वैसे तो काफी सारे कारण है जिन पे प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, या पहले प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ा छूट सा गया, वो यह कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से तभी जुड़ता है जब उसकी विचारधाराएं एक हो, बिल्कुल उससे मैच करती हो, मिलती हो। तो जहां तक मैंने देखा है, हमने अध्ययन किया है, और आज की ज़माने में प्रैक्टिकल जब श्री राहुल गांधी जी को देखते हैं हम लोग, तब सीधी तौर पर यह ज्ञात होता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सिर्फ इस चीज़ के प्रति रही कि बेहतर के लिए क्या करना है, बल्कि इस चीज़ के प्रति नहीं
कि किसकी बुराई करना है। शुरू से ही कांग्रेस की नीति, जैसा आप देख सकते हैं विश्वविद्यालयों के पुस्तकों को उठाकर, कांग्रेस की नीति सुधार की ही रही। किसी की बुराई या फिर किसी के विषय में, या फिर व्यक्ति विशेष हो या राजनीतिक पार्टी हो या फिर फलाना फलाना, कांग्रेस की भी विचारधारा कभी नहीं रही। तो सबसे पहले तो लोगों को यहाँ एक मत होना होगा श्री राहुल गांधी जी के विचारधारा से, कि सुधार की विचारधारा। कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस से जुड़े लोग, जहां तक मेरा मानना है, मेरी दृष्टिकोण है, इसकी आधारशिला ही है, हमें यह सिखाया ही जाता है, हम यह विचार ही रखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि किसी की आलोचना ही की जाए, अपितु आगे बढ़ने के लिए अगर स्वयं के दिए गए कार्यों पे और बल लगा दें, तब निश्चित रूप से विकास की गाड़ी, जो मैं सुधार की बात कर रहा हूँ रितेश जी, वो आगे जरूर बढ़ेगी। जिन तत्वों की आपने बात कही कि जिन तत्वों को छोड़कर चला जा रहा है, वैसे तो तत्व बहुत सारे हैं, लेकिन समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ ही तत्वों को उजागर करता हूं, जो मेरी नजर से अभी मुख्य केंद्र बिंदु है। जिन तथ्यों को साथ लेकर चलना ही श्री राहुल गांधी का मुख्य उद्देश्य एवं उद्देशिका रही है। वह तथ्य है युवा वर्ग, युवा शक्ति। आपने पहले प्रश्न में मुझसे पूछा था कि क्या समस्याएं रही, और मैंने आपको बताया था कि मैं पठन और पाठन के कार्य से जुड़ा हूं, और उसी क्रम में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूं। और जब वो बच्चे चयनित हो जाते हैं, तब रिजल्ट उनका नहीं, रिजल्ट हमारा निकला होता है। जब एक विद्यार्थी कहीं सफल होता है, तब उससे होने वाला सुख का अनुभव न सिर्फ वो विद्यार्थी करता है, अपितु उसे तैयार करने वाले उस गुरु के हृदय में भी होता है। परंतु यदि उसी विद्यार्थी का भविष्य अंधकारमय हो, तब गुरु का चित्त कहीं ना कहीं चिंता के विषय में खोया जरूर रहता है। सितेश जी, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, इफ वी विल गो थ्रू द population census report of 2011, and if we are going through a detailed exam and study of all this report that were published during those times, तो अभी हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और श्रोतागण प्लीज इस बात को ध्यान में दीजिएगा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, और ये नहीं सोचिएगा कि एक कांग्रेसी या एक कांग्रेसी विचारधारा धारण करने वाला व्यक्ति आपके समक्ष ये विचार रख रहा है, बल्कि आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आज थोड़ी देर के लिए यह सोचकर समझिएगा कि कांग्रेस उस पार्टी का नाम है जो अनुनय और विनय की नीति के तहत ही सुधार का प्रयास करती है और लाने में सफल भी रही है। तो मेरी सारी बातों की आधारशिला अहिंसा पर ही आधारित होगी। देखिए, अगर 2011 की जो सेंसस वाली बात हम लोग कर रहे थे, इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक अलग सा टर्म भी यूज किया गया है, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता है। हर किसी देश में, विश्व के हर किसी देश में एक वक्त ऐसा आता है जब वहां की युवा कार्यशक्ति की जो आबादी है, द वर्किंग पॉपुलेशन, आजकल 7-8 के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन, आश्रित जनसंख्या और काम करने वाली जनसंख्या। 2011 के रिपोर्ट को ही अगर माने, जो हर 10 साल पर की जाती है, तो उसके अनुसार अभी भारत में 60% से ऊपर आबादी, 2011 की ही रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूं, बीच में कुछ और बढ़े ही होंगे, 60% से ज्यादा की आबादी अभी युवा वर्ग की श्रेणी में आती है, जो कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, कहना मैं ये चाह रहा हूं 18 से 60 के अंदर की आयु वर्ग। जब कभी भी कोई भी देश इस स्थिति से गुजरा है, चाहे वो जापान रहा हो, चाइना रहा हो, उसने अपनी देश की युवा शक्ति को प्रोडक्टिव शक्ति के रूप में ट्रांजिस्ट किया, उत्पादनता क्षमता को बढ़ाने में, कार्य कौशलता को बढ़ाने में इस्तेमाल किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि यूथ कहां से कहां निकल गए। और ये एक ऐसा ट्रांजिशन का फेज है ना श्रोताओं, कुछ स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे मेरी बात, तो मैं सबके लिए बात रख रहा हूं। ये एक ऐसा ट्रांजिशन का फेज होता है जो वर्ल्ड के हर किसी कंट्री में आता है, और इसे हम या आप चाह करके जबरदस्ती नहीं ला सकते। ये खुद से एक पॉपुलेशन टर्न अप ओवर का चीज है, जो कि हर बार एक देश में नहीं आ सकता है, कुछ समय के बाद ही आता है। अभी भारत उस दौर से चल रहा है जहां वर्किंग पॉपुलेशन 60% से अब बढ़े हैं। अगर हमारे नियम, हमारे
बनाए गए व्यवस्था प्रणाली उपयुक्त नहीं होंगे, अगर हम अभी इन युवा शक्ति की पूर्ण रूप से कार्य ले पाने में असक्षम रहे, तब हम कैसे बात कर सकते हैं या फिर चर्चा कर सकते हैं या फिर कल्पना ही कर सकते हैं एक स्वर्णिम भारत की, जिसका खाक कभी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने या फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने या फिर भगत सिंह जी ने ही देखा था। या फिर ये कहें कि ये सब बस आज किताबी बातें रह गई हैं, या फिर चुनिंदा चुनावी भाषणों में कह दिया जाए कुछ जनसमूह का वोट लेने के लिए या जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। सितेश जी, मैं आपके चैनल से देश के सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि जरूरत आ पड़ी है कि हम अपने खुद के भीतर सुधार लाएं, अपनी सोच को बदलें, धीरे धीरे बदलने का प्रयास करें। इससे हमारे आसपास की चीजें एवं वातावरण स्वतः ही बदल जाएगी। किसी चीज को देखने या सुनने से पहले हम एक तरफा डिसीजन ना ले ले, इससे न सिर्फ हमारी सोच भी गिरती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक हिंदुस्तानी की, एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की छवि भी खराब आपने अभी अपनी बातों में मीडिया का जिक्र किया है। मीडिया की कुछ बातें आपको पसंद नहीं आती, तो मीडिया के किसी खास वर्ग के प्रति आपकी जो नाराजगी है, वो नाराजगी क्यों है और ये खास वर्ग है कौन? अक्सर आपकी बातों में नाराजगी देखने को मिलती है, तो ये मीडिया का ये खास वर्ग कौन है आखिर? देखिए सितेश जी, वैसे तो नाराजगी मेरी खुद के प्रति भी नहीं है, किसी के प्रति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ही रख रही है कि नाराजगी अपने अंदर नहीं लाने देना है, किसी भी चीज को लेके विकासात्मक कार्यों पे तरफ सोचना है। तो नाराजगी तो नहीं है, हाँ, लेकिन जब आपने बातें उठाई हैं तो कुछ चीजों को उजागर करना चाहूंगा अपने तरीके से। देखिए, लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभ होते हैं और इन विभिन्न स्तंभों का अपना अलग अलग एक रोल प्ले होता है डेमोक्रेसी को बरकरार रखने में। मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। अगर मीडिया, जो कि समाज का दर्पण है, समाज को अवगत कराती है देश दुनिया में होने वाली चीजों से, अगर मीडिया, मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं समस्त मीडिया को नहीं कह रहा हूं, मीडिया में कुछ तत्व हैं ऐसे, अगर मीडिया ही किसी गलत चीज को बढ़ावा देने लगे या फिर लोगों के समक्ष सिर्फ यही विकल्प रख दे कि दो गलत में से एक को आपको चुनना है, तब शायद लोकतंत्र के साथ सही न्याय नहीं हुआ। सर, हम सही मीडिया कैसे समझेंगे? यानी हमारी जनता कैसे समझ पाएगी कि ये मीडिया सही है और ये मीडिया गलत है? ये तो अभी तो पूरे राजनीति में चल रहा है, गोदी मीडिया और क्या क्या पता नहीं। तो कैसे जनता को समझ में आएगा कि कौन सी मीडिया उसके लिए सही है? अगर मीडिया सही नहीं होगी तो किसकी बातों पर भरोसा करेगी? कोई ना कोई मीडिया तो सही होगी। अच्छा सितेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात ये रखना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अपनी सोच को उठाना होगा, सोच बदलेगी तभी हम बदल सकते हैं खुद को और इस देश को। तब एक चीज मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी न्यूज ऐसी आती हैं, जो कि मैं देख रहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री की खोज कर अवगुण निकालना, उनपे एक रिसर्च टीम को ही बना करके लगा देना कि जाओ पता करके आओ वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। अभी तो हद हो गई तब जब मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो देखा, और काफी चर्चित वीडियो था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री इतना महंगा सिगरेट पीते थे। देखिए दोस्तों, मैं खुलकर एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को बदनाम कर देना बहुत आसान है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर के लिए हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक पहलू तो हम लोगों ने देख लिया कि आज हमारा मीडिया का खास वर्ग, हमारे भारत के पहले खास वर्ग, आप देखिए सितेश जी, मैंने आपको पहले ही कहा, जो आजादी बोल पाने की 1930 में भी शायद होती थी ना, वो शायद अब नहीं रह पाई है। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? मैं सोचता हूँ, जो मैंने परिवर्तन की बात कही, तो परिवर्तन न सिर्फ आम जनता में बल्कि हम नेताओं में भी आना चाहिए, जो हम लोग तुरंत अपनी कमी को छुपाने के लिए किसी का नाम ले लेते हैं। तो मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने राजनीतिक सफर में जितने दिन भी ऊपर वाले ने लिखा है, मैं भारत माँ की सेवा में लगा सकता हूँ,
मैं इस देश में कमी नहीं खोजूंगा, चाहे वो देश की कमी हो या किसी देश से जुड़े किसी व्यक्ति की कमी हो। कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है हमेशा सुधार के प्रति देखना, मेरी नजर हमेशा सुधार के प्रति रहेगी, ना कि किसी की गलती खोजने के पीछे, जैसा आज मीडिया के लोग कर रहे हैं। दुख इसलिए होता है क्योंकि चौथा स्तंभ है मीडिया का, वो आज ये पता कर रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री क्या करते थे। देन माय डियर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, इट माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सुनिए मेरी बात। अगर हम इस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं ना कि 1950 और 55 में रहने वाला इंसान हमारे देश का, चाहे वो श्री जवाहरलाल नेहरू हो या फिर कोई और रहे हो, देयर इज नो डिबेट ऑन द नेम, मैं नाम पे बहस नहीं कर रहा हूँ। आपने जिस सभ्यता को जन्म दिया है, जिस कल्चर को मीडिया में आप पनपा रहे हैं, मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया ही समाज का दर्पण है। बिल्कुल। अगर हम और आप 1950 या 55 के एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहाँ जाता था, कहाँ आता था, वो गलत था, उसने निर्णय गलत लिया, कश्मीर इसलिए चल गया, वो चल गया, तो वह दिन दूर नहीं इस देश में जब सितेश जी हमारे और आपके बच्चे के बच्चे पूछेंगे कि हु वाज रोहित, रोहित कौन था, रोहित ने तो कुछ नहीं किया, हु वाज सितेश, सितेश कौन था। बिल्कुल। इवन इफ ये भी हो सकता है, अगर आप इस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो तो कल को ये निश्चित रूप से होगा कि आने वाले बाद 2 पीढ़ी श्री नरेंद्र दामोदर दास में गलती खोज के मीडिया रिपोर्ट्स बनाएंगी। क्या 2021 पे आप देश ऐसे चलाओगे? अगर टंग और स्लिप हो जाता है किसी भी कार्यकर्ता से या प्रवक्ता से, इट हैपेंस, इट मे हैपन, नेचुरल फॉल्ट है। प्लीज, मैंने कहा ना, थोड़ा स्तर को ऊपर उठाइए, उन चीजों को चिन्हित नहीं कीजिए जिसका देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन सब मुद्दों को बात लेकर चिन्हित कीजिए जिससे डेवलपमेंट का 100% लेना देना है। किसी ने मुझे अगर नाली का कीड़ा कह दिया, ठीक है, टंग ऑफ स्लिप हो गया, लेकिन बीइंग अ ऑथोरिटी, बीइंग अ पोजीशन पर्सन, अगर मैं नेशनल टेलीविजन पे वही मुद्दा ला के लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मोटिव शायद यह रहा हो कि अपोजिशन को बदनाम करना या व्यक्ति विशेष को चिन्हित करना, तो आप चलिए एक व्यक्ति विशेष के बारे में तो अपनी राय रख देते हैं, लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के बारे में क्या बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े लोग या अंतर्राष्ट्रीय जनता भारत के बारे में, कि भारत में जो शीर्ष पोजीशन पर बैठा है या फिर भारत में जिसे अधिकारी माना गया है, वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर स्कूली बच्चों की तरह लड़ाई लेके लाइव सेशन डिबेट पर लोग आते हैं, और समय होता 8, साढ़े 8, 9, जब एक दिन भर थका हुआ इंसान रोजमर्रा की जिंदगी से अपना काम करता है। साहब, वो अगर काम नहीं करेगा बाहर तो रोज खा नहीं पाएगा। दिन भर बाहर कटने के बाद यदि वो आधा घंटा टीवी के सामने बैठता है यह जानने के लिए कि मेरे देश में क्या हुआ, उस वक्त भी आप उसको वह चीज नहीं दिखा पा रहे हो जो उसके देखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, मैं मीडिया के उस वर्ग के बारे में कह रहा हूँ। फिर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि सुधार की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरे अंदर राष्ट्रवाद है ना, तो गांधी जी इंग्लैंड गए थे लंगोट पहन के। मुझे किसी व्यक्ति विशेष पे यदि डीएनए एनालिसिस करके डीएनए रिपोर्ट तैयार करनी है तो शूटिंग के आधा घंटा पहले से हेयर ड्रेसर मेरा हेयर डिजाइनिंग करता है। क्या मैं इसे देशभक्ति मान लूं? देखिए, कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें, मैं उन सब टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, ना मैं खुद जाना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ सुनने वाले श्रोतागण जाए। और अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है देश की मानसिकता को उस स्तर पर ले जाने की, तो निश्चित रूप से वह गलत है। और ये सब बातें मैंने एक कांग्रेसी विचारधारा के तहत नहीं की, एक भारतीय होने के नाते की। कांग्रेस तो वह परंपरा है जो हमेशा से आम लोगों की बात जिसे सुना है और मौका दिया है हम लोगों को अपनी बातों को रखने का। वरना बाकी सब तो मैं, आप क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये इससे सिर्फ आप ही प्रभावित नहीं होते हैं, पूरा पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग सब प्रभावित होता है। ये गलत कल्चर है। चाहे हम नेहरू जी के बारे में रिसर्च करें कि क्या कमियां थी, या फिर आज स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में चर्चा करें। आज बीजेपी की सरकार है तो इसके बारे में हो रही है, कल हो सकता है कांग्रेस की हो जाएगी, तो क्या टिट फॉर टैट सही रहेगा? कहीं ना कहीं तो हमें एंड करना होगा। और बेहतर वही होता है कि जिसने इस परंपरा की शुरुआत की है ना, वो खुद से इस परंपरा का अंत कर दे, बात ही खत्म हो गई। जी, सहमत हूं मैं। आपको क्या लगता है कि अभी हमारे देश को किसकी अधिक जरूरत है, सत्ता पक्ष में बीजेपी की या विपक्ष के भूमिका में कांग्रेस की? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की किसकी जरूरत है? देखिए, जब आपने बात उठाई तो शेक्सपियर द्वारा कहा गया एक मशहूर कहावत हमें याद आ रहा है। एक पोएम थी उनकी, बहुत इंटरेस्टिंग सी, काफी फेमस भी हुई, कि दोस्तों नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब के फूल का नाम बदल के, अगर गुलाब का फूल हमें नहीं पसंद है, उसे बदल कर हम उसे प्लास्टिक का फूल या कागज का फूल भी बुलाए ना, फिर भी खुशबू में गुलाब वाली ही रह जाए।
तो सितेश जी, मैं समझता हूँ आज 2021 के भारत में इस चीज पे डिस्कशन या डिबेट की जरूरत नहीं है कि इज देयर एनी नीड ऑफ बीजेपी और इज देयर एनी नीड ऑफ कांग्रेस। मैं नहीं फिर समझता भी हूँ सर कोई लोगों ना के कोई बीच। तो सत्ता में बैठेगी, कोई ना कोई पार्टी तो सत्ता में जी, बैठेगी, जरूर, अभी मैं बीजेपी सहमत बैठी हूँ। हुई है। तो आपको क्या मतलब आपके क्या विचार हैं कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में सही है और भी मजबूती चाहिए विपक्ष के रूप में, या बीजेपी सत्ता पक्ष के रूप में सही है, उसे और भी मतलब सुधारात्मक कार्य करने चाहिए? कार्य तो उसने किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कार्य नहीं किया, कार्य तो उन्होंने किया ही है। तो आपको क्या लगता है? जी देखिए कि सीधी सी बात है कि जैसा मैंने कहा, नाम में कुछ नहीं रखा है कि बीजेपी की जरूरत है या फिर कांग्रेस की जरूरत है। अगर इस वक्त भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक प्रॉपर गवर्नेंस की, चाहे वो बीजेपी दे पाए या कांग्रेस दे पाए। बीजेपी को पिछले 7 साल का समय दिया गया, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूँ कि जैसा हम कांग्रेसियों की नीति है, कांग्रेस की विचारधारा कि कभी किसी की बुराई नहीं करना, इन 7 सालों में विशेषतः पिछले 1 सालों से जो देश में माहौल रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि देश आगे बढ़ा है या पीछे गया है। तो आपका जो प्रश्न था देश में किसकी जरूरत है, देश में उस पार्टी की आने की जरूरत है, देश में उस सरकार की जरूरत है जो विकास के लिए काम कर सके, विकास की सोच धारा रखती है। और अगर यह सोच कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी रख रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ हूँ, और आपको भी होना चाहिए, देश को भी होना चाहिए। आप मुजफ्फरपुर जिला से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिला स्तर पर आपको क्या बदलाव की जरूरत दिखती है कांग्रेस में? किन किन चीजों में बदलाव होना चाहिए, किन किन चीजों में सुधार होना चाहिए? जी, इस प्रश्न के बारे में मैं सबसे छोटा उत्तर देना यही चाहूँगा कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह हम राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो इस विचारधारा से ज्वाइन करते हैं कि जैसे मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा तो मुझे लाठी वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन हम जैसे लोग जो कांग्रेस से ज्वाइन करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जीवन शैली को सुधारने के लिए, नई गुणवत्ता की ओर कुछ सीखने के नए अवसर मिलेंगे, देश को सुधारने के लिए, नई गति प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसरों का सृजन करने का मौका मिलेगा या सहभागिता का अवसर मिलेगा। जी, मैं यह समझता हूँ कि विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन विकास किस स्तर पर हो रहा है और कितनों के लिए हो रहा है, यह जानना सबसे बड़ी बात है। अगर आपने कोई नीति बनाई है, निश्चित रूप से उससे प्रभाव हो रहा है, लेकिन समाज में 100 में से 5 को हो रहा है, तो मैं एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक नजरिए से कभी भी उस चीज को देश हित में नहीं मानूंगा। मैं यही मानूंगा कि इस तरह की चीजें देश हित में नहीं बल्कि एक वर्ग विशेष के। सर, आप विकास की बात करते हैं, विगत 7 सालों में देखा जाए तो कई सारी विकासात्मक प्रक्रियाएं हुई है, जैसे डिजिटलाइजेशन, नेट बैंकिंग, नोटबंदी, ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। सितेश जी देखिए, मैंने आपको अपने पहले के प्रश्नों में पहले ही कहा कि कुछ चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, अपनी विचारधारा को उठाना होगा। अगर एक एक टॉपिक्स को ये लेकर के हम या आप या समाज में ही कोई अभी डिबेट करता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2021 में जिस देश पे अभी जीडीपी -28 पे चला गया है, जिस देश में कोरोना की लड़ाई आज स्मशान घाट में लकड़ी की ब्लैक से लेकर के शवों को जलाने तक पहुंच गई है, उस देश में मीडिया के सामने बैठ के हम आप ये बातें उठाएं या करें। फिर भी आपने उठाया है विकास की बातें, तो मैंने पहले लहजे में ही बात कंप्लीट की कि लोकतंत्र का पहला नियम यह होता है कि जनहित में वही चेंजिंग किया जाए या बदलाव लाया जाए जिससे से ज्यादा लोग प्रभावित हो सके। आपने डिजिटलाइजेशन की बात कही, स्मार्टफोन की बात कही, नेट बैंकिंग की बातें कही, ठीक है, हम जैसों के लिए जो लोग स्मार्टफोन यूज करना जानते हैं या फिर दैनिक दिनचर्या में जो यूज करते हैं उनके लिए अच्छी बात है। रितेश जी, जिस वक्त इस देश का डिजिटलाइजेशन हुआ, जिस वक्त ये देश डिजिटलाइजेशन के, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल पे जब ये सुविधा आ गई, उस दौर को, उस फेज को देख रहा था। अकॉर्डिंग टू डाटा, मेरे पास डाटा है, वैसे मैं इन सब बातों पे विश्वास करने पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इन सब से देश आगे नहीं बढ़ता, बस डिबेट होता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक पोजीशन को बरकरार रखने के लिए रोटियां सेकते रहते हैं, और इन तरह की लोगों को ही देखने से बचना है। मैं जो सुधार की बात कर रहा हूँ ना, इन तरह की लोगों को देखने से बचना, ये उन्हीं तरह के लोग हैं। कुछ डाटा भी है हमारे पास, कुछ नोट करके मैं लाया हूँ जो अपने साथ लेके ही चलता हूँ। जैसे कि
जिस वक्त डिजिटलाइजेशन हुआ उस वक्त भारत में, सितेश जी मैं आप ही से पूछता हूँ, इन डाटाओं को साइड रखता हूँ, एक साधारण तौर पर एक आम आदमी वाली बात, उस वक्त कितने लोग भारत में थे जो स्मार्टफोन चला रहे थे? उनकी आबादी कितनी रही होगी 100 में? मुश्किल से मैं समझता हूँ 7 या 8 या 10 या 12 या 13, बिल्कुल। एक साधारण आंकड़ा निकाल ले। तो अगर 12% भी है तो अब यह जानना है कि उन 12% में कितने लोग सही तरीके से मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं, या फिर मोबाइल से ही टिकट कटा पाते हैं, या फिर मोबाइल से ही बिजली का बिल भुगतान करते हैं। सितेश जी, डिजिटलाइजेशन की बातें 2015-16 में ही हो रही थी, आज 2021 आ गया, आप उस समय की बात छोड़ो, आज का ही बता दो, आज कितने प्रतिशत लोग 100 में से मोबाइल से ही बिजली का बिल अदा करते हैं? कितने परसेंट लोग मोबाइल से ही पेट्रोल का बिल अदा करते हैं? दे आर मिनिमल इन नंबर। बिल्कुल। तो आपने इतनी बड़ी चेंजिंग एक कंट्री में ला दी, मैं मानता हूँ डेवलप्ड है। अगर यही चीज भारत में 10 सालों के बाद आया होता, लोगों को पहले आप उतना उन्नत कर लेते कि वे अपनी कमाई से एक स्मार्टफोन खरीद सके और अपनी दैनिक दिनचर्या को उस स्तर तक उठा सके कि अपनी लाइफस्टाइल को मोबाइल पे ही ला करके ऑपरेट कर सके। पहले आपको लोगों की उन जीवन स्तर को उठाने के बारे में सोचना है, न कि ये बारे में कि लोग आज से 10 साल बाद किन सुविधाओं के बारे में सोचेंगे या खोजेंगे। हमें आज की बातों पर ध्यान देना है, आज के मुद्दों पर। जैसा कि मैंने पहला कहा कि न कि हमारे पहले प्रधानमंत्री क्या करते थे या चौथे प्रधानमंत्री करते थे, वो बीती जमाने की बात है। अब मुझसे अच्छा आप लोग भी जानते हैं कि इन सब बातों को आगे लेकर के भारत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, अंत करना होगा किसी चीज का। जी बिल्कुल, सहमत हूँ मैं। सर, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरपुर जिला से हैं, जिला स्तर पर काफी सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर या कांग्रेस के जो कार्यशैली है उसमें क्या बदलाव की जरूरत है या क्या सुधार की जरूरत है? क्या फील करते हैं आप? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टी, जब लोग अपनी कुछ खास विचारधारा से प्रेरित होते हैं किसी पार्टी से तभी जुड़ते हैं। सब दुख की बात है कि समाज के कुछ लोग आज भी इस विचारधारा से प्रेरित हो जाते हैं कि वहां जाने पे हमें लाठी से लड़ने की ट्रेनिंग मिलेगी या सिखाया जाएगा। मैं उन सब विषयों पे बात नहीं करना चाहता हूँ। शोषण शक्ति को थोड़ा ऊपर उठाइए। सीधी सी बात है, कांग्रेस में यह विचारधारा सिखाई जाती है कि कभी किसी की आलोचना नहीं करना। जहां हम अपने ऊपर से स्तर में सुधार की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने ऊपर के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं। जी मैं बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को क्लियर कर दूं कि हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो जिस स्तर पे भी काम कर रहा है, वो अपने ऊपर की कार्य प्रणाली और कार्यशैली से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और उसी संस्कार को बढ़ावा रखते हुए मैं यह खुले तौर पर कहना चाहूँगा कि मैं यह सोचता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद कुमार मुकुल जी, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिला मुजफ्फरपुर से, उनकी कार्यशैली न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि इस तरह की है कि भारत को और भी अच्छे स्तर पर, कांग्रेस को और भी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दर्शा सकती है। मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ। उनकी जो टीम है जो काम करती है उससे सहमत हूँ। उनकी कार्य की सहमता के कारण ही मुझे सुअवसर मिला कि मुझ जैसा तुच्छ आदमी, जिसकी आबादी जो भारत के 65% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उसे तुरंत अपनी बातें रखने के लिए एक मंच मिला। ये कांग्रेस की ही कार्यशैली और कार्य प्रणाली की देन है। तो सितेश जी, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। दर्शकगण, हमारे पास समय की सीमाएं होती हैं। हम अपने इस कार्यक्रम को एक निश्चित समय के अंदर खत्म करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में श्री रोहित सिंह पधारे, उन्होंने अपनी बातें रखी विभिन्न मुद्दों पर। ये चर्चा काफी लंबी हो सकती है क्योंकि अभी कांग्रेस के नजरिए से देखें तो यूपी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो आम जनों की जानकारी में है। हम इन मुद्दों पर एक बार फिर से श्री रोहित सिंह से बातचीत करेंगे। आगामी किसी और एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि हमारे साथ फिर से श्री रोहित सिंह आएं और हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर अपने विचार रखें, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए खबर दरभंगा की ओर से आपका सहृदय धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सितेश जी। खबर दरभंगा ने जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और अपनी बातें रखने की अवसर प्रदान की, उसके लिए सदा ही मैं आभारी रहूँगा।
और निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया यह कार्य, आपके चैनल के द्वारा किया गया यह कार्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ देश हित और राष्ट्र हित में ही है। सितेश जी, आपके माध्यम से मैं अपनी एक और विचारधारा रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जनमानस के साधारण वर्ग से आता हूँ। तो साधारण बातों में, जनता में जो साधारण चीज़ों को लेके जो साधारण बातें की जाती हैं, एक बहुत बड़ी सी बात छोटे अंदाज में रखना चाहता हूँ, अगर आपकी जी बिल्कुल permission हो बिल्कुल तो। बिल्कुल क्योंकि सर। समय की व्यस्तता है, उसे भी ध्यान में रखना है। देशवासियों, साक्षात्कार तो खत्म हुआ, लेकिन असली मुद्दा हमारा, जब सितेश जी का आमंत्रण मिला तब दिल हर्षोल्लास से इसलिए भर पड़ा कि आप लोगों से सीधे तौर पर बातें करने का मौका मिल सकेगा। तो देशवासियों, बिना किसी समय को बर्बाद किए या फिर अपनी भाषा का सौंदर्यीकरण किए अपनी बातों को रखता हूँ। बहुत आसान होता है किसी भी चीज को बिना सोचे समझे अपना निर्णय दे देना, जैसा मैंने साक्षात्कार में पहले भी कहा। बहुत आसान होता है उस बंदे के बारे में टिप्पणी कर देना जो कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बहुत ही आसान होता है 2 व्हाट्सएप और 2 फेसबुक जोक पढ़ करके यूं ही किसी को पप्पू बुला लेना और यह कह देना कि कांग्रेस तो पप्पू की सरकार। देशवासियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना यहाँ कोई कांग्रेस बीच में है, ना कोई बीजेपी है। जो इंसान एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विदेशी विश्वविद्यालय से अध्ययन करके आया हो, 2014 के चुनाव में जिसकी पार्टी की इतनी बुरी तरह हार हो गई हो, फिर भी वह इंसान देश हित में, देश भावना को जागृत रखने के लिए आज भी तत्पर काम कर रहा है, वैसे इंसान को यदि हम और आप या फिर समाज का कोई भी इंसान किसी और नाम से संबोधित करता है, तो मैं समझता हूँ ये पूरी समाज के लिए एक शर्म की बात है कि हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल सर। जो लोग अलग नामों से या फिर गलत संबोधन के जरिए श्री राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोग व्यक्तिगत रूप से श्री राहुल गांधी जी से मिल चुके हैं? अगर हाथ उठाने की बारी आई तो शायद 100 में से 1 या 2 होंगे, या फिर वो भी नहीं। लेकिन अगर कहता हूं कि कौन कौन है जो उन्हें इस नाम से, गलत नाम से संबोधित करता है, तो शायद बहुत के हाथ उठ जाए। मित्रों, यही फर्क है। जो दिखाया जाता है ना, हम लोग अपनी सोच वहीं तक बाधा रख देते हैं। मीडिया का एक खास वर्ग जितना दिखाता है ना, हम उसी आधार पर देश की भूमिका को निर्धारण कर देते हैं। इससे बाहर निकलना होगा, किसी और के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके भारत के लिए। इस सोच से ऊपर उठना होगा कि जो कुछ चुनिंदा चैनल्स, कुछ चुनिंदा प्रोग्राम या फिर चुनिंदा पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, अगर वो नीची हरकत कर रहे हैं, वो छोटी टॉपिक्स को उठा के नेशनल टेलीविजन पर आ रहे हैं, तो हमें बैकआउट करना चाहिए उन चीजों को देखने से, चाहे वो नेता कोई भी हो, चाहे वो लोग कोई भी हो। आप कभी पर्सनली मिलिएगा राहुल जी से और उनसे किसी आर्थिक मुद्दे पे बात कीजिएगा। जब जीएसटी पारित हो रहा था ना, मैंने पीछे की वीडियोस देखी, जब जीएसटी पारित हो रहा था तो उनका एक स्पीच आया था कि इससे शायद उतना फायदा नहीं हो पाएगा। और निश्चित रूप से अगर आज एक मिडिल क्लास आदमी बैंक में लोन लेने जाता है कार के लिए, तो 7.5-8% पे बैंक लोन है, कार तो मिल जाती है, लेकिन एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई मॉडल्स तो गाड़ियां की ऐसी हिंदुस्तान में बेची जाती है जो कि फैक्ट्री प्राइस में अगर उसकी प्राइस को जोड़ा जाए तो लागत मूल्य पे सारे खर्चों को जोड़ने के बाद भी वो गाड़ी 17 से 18 लाख में अगर बेची जाए तो किसी का ना नुकसान है, ना बेचने वाले का, ना खरीदार का। लेकिन फिर भी उसी गाड़ी का भारतीय बाजार में 27-28 लाख पे कर रहे हो, करीब 35-40% तक ज्यादा आप पे कर रहे हो। ये टैक्स का फॉर्मेट है। इस आर्थिक चीज को सबसे पहले मुझे याद है 2014-15 में राहुल गांधी जी ने उठाया था, एक इतने बड़े विशेषज्ञ को। और ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि देश आज -28% जीडीपी पे चला गया है। जिस बंदे ने इतने पहले ही इस चीज का अनुमान रख दिया था, अगर हम लोग उस बंदे को सही नाम से न बुला के गलत संबोधन दे रहे हैं तो यह हंसी का पात्र हमारे और आपके लिए है। असल जिंदगी में पप्पू हम और आप हूँ, न कि वह व्यक्ति विशेष, वह ज्ञानी आदमी जो कि अपनी देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।